जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिखाई पड़ रहा होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में। आइए हम लोग पाइथन के एक सेगमेंट पे चर्चा करते हैं बिना बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। मतलब पाइथन का इंट्रोडक्शन हम आपको बताएंगे कि क्या चीज है पाइथन, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहली चीज तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमको दो सेगमेंट में बातों को सीखना है। एक सीखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरा शब्द देखना है पाइथन। तो बात किया जाए अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ऐसी लैंग्वेज जिसे प्रोग्रामर लोग यूज करते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब आगे भी हम लोग इस पे और डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगर पाइथन की बात किया जाए तो उन्हीं लैंग्वेज में से एक भाषा हमारे पास है पाइथन। उस पाइथन से रिलेटेड आइए हम लोग देखते हैं कि पाइथन के संबंध में क्या क्या सारी बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ध्यान में रखना है कि पाइथन का अगर देखा जाए तो पूछा जाता है किसने इसको बनाया, किसने इसका आविष्कार किया, तो एक नाम निकल के आता है ग्यूडो वॉन रशम का। क्या नाम आता है? ग्यूडो वॉन रशम का। इन्हीं के द्वारा विकसित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा विकसित किया गया तो आप कहेंगे ग्यूडो वॉन रशम द्वारा। दूसरा पॉइंट अगर पाइथन के बारे में देखा जाए कि पाइथन और क्या चीज है, तो पाइथन ध्यान में रखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज होता है। कैसी लैंग्वेज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। मैं ये वीडियो एकदम शार्ट में आपको आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें आपको बस ऐसे ऐसे सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात किया जाए सेकंड पॉइंट का, हमने कहा कि ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो एक जैसे आपके पास यहाँ पे, जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम लोग ट्रिपल एल कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। और दूसरा कौन सा है आपका? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ऐसी भाषा जिसे हम लोगों को ट्रांसलेट की जरूरत पड़ती है, या यूं मैं कह लूं जैसे आपकी इंग्लिश भाषा हो गई, वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब अगर हाई लेवल लैंग्वेज की यहाँ पे बात करें तो और भी कई सारी भाषाएं, जैसे जावा हो गया, या फिर हमारे पास सी लैंग्वेज हो गया। वैसे जनरली सी की अगर बात किया जाए तो सी मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन उसको अगर मिडिल ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज उसको बोलते हैं। अगर देखा जाए लो लेवल लैंग्वेज को, तो लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत हमारी आती है मशीनी भाषा और असेंबली लैंग्वेज। एक तो जिसे हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज की अगर कोई बात करे तो मशीन लैंग्वेज हमारा कैसा होता है? लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो अगर कोई पूछे कि मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अ लैंग्वेज वेयर ऑल इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। कह रहा है कि ऐसी लैंग्वेज जहां पे सभी के सभी इंस्ट्रक्शन कहा कैसे होते हैं? 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहते हैं। कैसी भाषा कहते हैं? मशीनी भाषा। तो मैंने कहा क्या कहा? मैंने कहा अ लैंग्वेज वेयर ऑल इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 गिवन टू कंप्यूटर इज नोन एज क्या? आपका बाइनरी लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, बाइनरी लैंग्वेज को मशीनी भाषा भी कहा जाता है। बाइनरी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? मशीनी भाषा भी कहा जाता है। तो आपसे ये बात पूछा जाता है कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? बाइनरी लैंग्वेज। अच्छा ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज तो हमें समझ में आ गया कि इसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और एक बात यहीं पे और ध्यान में रखेंगे कि मशीनी भाषा के अलावा इसी में लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत एक और भाषा आती है जिसे हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज। आपसे पूछा जाता है कि ये आखिर असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, तो आप कहेंगे ऐसी भाषा जिसमें सभी सूचनाएं शॉर्ट फॉर्म में दी गई होती है। किस फॉर्म में दी होती है? शॉर्ट फॉर्म में दी गई होती है। तो उस भाषा को क्या कहा जाता है? उस भाषा को कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज। मतलब अ लैंग्वेज वेयर एवरी इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड क्या? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो ये सेकंड जनरेशन से आई। कब से आई है? सेकंड जनरेशन से, ये ध्यान रखेंगे। और अगर ये बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज की बात किया जाए तो ये आपका ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया।
ठीक है। अच्छा, बाइनरी लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा 0-1 के फॉर्मेट में कॉन्सेप्ट रहते हैं। किसके फॉर्मेट में? 0-1 के। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 को केवल समझता है। किसे समझता है? 0 और 1 को समझता है। तो जब बात 0 और 1 की होगी तो ध्यान रखिएगा वहां पे एक नाम आता है लेडी एडा अगस्टा। क्या नाम आता है? लेडी एडा अगस्टा आता है, जिन्होंने द्वि आधारित प्रणाली अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार किया या बताया हम लोगों को कि कैसे कैसे चीजें आपकी चेंजिंग होती है। तो एक बात समझ में आ गया कि लैंग्वेज हमारा दो होगा, एक लो लेवल होगा और एक हाई लेवल होगा। उस लो लेवल लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो उसमें मशीनी भाषा और असेंबली भाषा आएगी और हाई लेवल में इंग्लिश भाषा आएगी। लो लेवल में मैंने कहा कि आपका ध्यान रखिएगा ये मशीन पे पूरी तरीके से डिपेंड रहता है, मशीन पे डिपेंड, क्योंकि 0-1 में चीजें लिखी जाती है तो मशीनी भाषा होती है, मशीन पे डिपेंड होता है, इसलिए इसे लो लेवल लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा मशीन डिपेंडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है। वहीं पे अगर बात किया जाए हाई लेवल लैंग्वेज को तो ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, ये मशीन पे डिपेंड नहीं होता। हम अपने इंग्लिश भाषा में लिखते हैं, आसानी से ये क्या करता है? ट्रांसलेटर की मदद से कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे मैं चर्चा करूंगा ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, क्या है, कैसे, एक एक सेगमेंट में क्या कंपाइलर होता है, क्या इंटरप्रेटर होता है, उन सब पे चर्चा होगी। ठीक है, अभी बस इतना ध्यान रखिएगा, ये हमारा कैसा लैंग्वेज होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है। पूछा जाता है क्या इस हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल, क्योंकि कंप्यूटर हमारा 0-1 के फॉर्मेट में बात समझता है और हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को कंप्यूटर को समझाना है। तो जाहिर सी बात है कि जो इंग्लिश भाषा लिखे उससे ट्रांसलेट करेंगे तभी तो कंप्यूटर समझेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आप पेन कॉपी लेकर आप बैठा करिए, जिससे कि आपको ये आसानी हो। जो ये मैं सेगमेंट बोल रहा हूँ, ये लिख नहीं रहा हूँ, इसको अपने भाषा में थोड़ा थोड़ा नोट करते रहा करें। आप वीडियो को पुश कर सकते हैं, पुश करके आप उसको देख लेंगे, बाद में उसको नोट कर लेंगे। वो सब सेगमेंट इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, पाइथन के संबंध में एक बात ध्यान रखिएगा कि पाइथन जो होता है ये केस सेंसिटिव भाषा है। कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव एक शब्द आ गया। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि ऐसी भाषा जिसके अंदर हम कैपिटल लेटर लिखें या फिर स्मॉल लेटर लिखें उसका कोई फर्क ना पड़े। सॉरी, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि ऐसी भाषा जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का फर्क ना पड़े, नहीं फर्क पड़े तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा केस सेंसिटिव। क्या कहा जाएगा? केस सेंसिटिव। मतलब अगर इसमें हम कोई चीज जैसे लिख रहे हैं, जैसे हमने ऐसा लिखा, कुछ ऐसा लिखा, मैंने लिखा प्रिंट, मैंने इस टाइप से प्रिंट लिखा है और मैंने यहीं पे इस टाइप से लिखा है, ये इस टाइप से लिखा है। तो आप एक चीज आप यहाँ पे जरा देखें, एक चीज यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्रिंट ये दो टाइप से लिखा गया है। तो ये वाला हमारा वैलिड हो जाएगा, ये वाला हमारा इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया, पाइथन लैंग्वेज वालों ने क्या बता रखा है, उन्होंने हमें ये बता रखा है कि जो भी चीज आप लिखिएगा वो स्मॉल लेटर में लिखिएगा। किस में लिखिएगा? स्मॉल लेटर में जनरली लिखिएगा। और जैसा उन्होंने कहा, अगर स्मॉल का है तो स्मॉल, कैपिटल का है तो कैपिटल, जैसा बताया गया वैसा ही हम यूज करेंगे। तो प्रिंट जो ये आपके पास कीवर्ड है, इस प्रिंट को उन्होंने क्या बताया है? इस प्रिंट को कहा है कि स्मॉल लेटर में लिखने के लिए तो मैं स्मॉल में लिखूंगा तो ये वैलिड होगा। तो केस सेंसिटिव का व्यक्ति आएगा। केस सेंसिटिव का मतलब ये हो जाएगा कि जब हम कोई चीज लिख रहे हो तो लिखते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसा दिया गया है वैसा ही हमें लिखेंगे तो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का फर्क पड़ेगा। उसी भाषा को दूसरी भाषा में कहता अपर केस और लोअर केस दोनों में क्या दिखेगा? फर्क दिखाई पड़ेगा। ये किसकी मैं बात बोल रहा हूँ? वो मैं बात बोल रहा हूँ किसका? यहाँ पे केस सेंसिटिव का। तो अगर कोई पूछे कि केस सेंसिटिव क्या है तो आप क्या कहेंगे? ऐसा चीज जिससे हमारा कैपिटल और स्मॉल लेटर में हमें डिफरेंस पता चले, वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे केस सेंसिटिव। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड बेस्ड। अब इंटरप्रेटेड क्या होता है, इस पे जरा चर्चा कर लेते हैं। इंटरप्रेटेड का मतलब ये है जब हमारे पास ट्रांसलेटर होता है, वो ट्रांसलेटर अगर बात किया जाए तो हमारे पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है कंपाइलर, एक होता है हमारे पास असेंबलर और एक होता है हमारे पास इंटरप्रेटर। ये 3 प्रकार के हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं। इन ट्रांसलेटर में हर एक
सबकी ट्रांसलेटर करने की टेक्निक या मैकेनिज्म अलग अलग होता है। बात किया जाए सबसे पहले कंपाइलर का, तो कंपाइलर क्या करता है, जैसे मान लीजिए 10 लाइनें लिखी हैं, तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, फिर आपके सामने दिखा देता है। जब पूरा ट्रांसलेट हो जाता है उसके बाद दिखाता है कि ये देखिए कितना एरर है, अगर 2 एरर है तो 2, 5 एरर है तो 5 एरर, नहीं एरर है तो नहीं एरर, पूरा का पूरा कंपाइल एक साथ होता है। तो पूछा जाता है कि कंपाइलर की टेक्निक क्या है, तो आप कहेंगे होल प्रोग्राम एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है, मतलब पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ में क्या कर लेता है, ट्रांसलेट कर लेता है। बात क्लियर हो गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर कहता है ऐसा नहीं है, इंटरप्रेटर कहता है कि हम जो ट्रांसलेट करेंगे वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, अर्थात जब हम लोग का ट्रांसलेशन, जैसे एक लाइन पूरा हुआ वो ट्रांसलेट हो गया, तुरंत उसका आउटपुट दिख गया, फिर दूसरा हो गया, दूसरा दिख गया, तीसरा हो गया, तीसरा, इस टाइप से ट्रांसलेशन होता है। मतलब एक एक लाइन कन्वर्ट हो सकती है, मतलब लाइन बाय लाइन प्रोग्राम कर सकते हैं पाइथन में, जिसे हम लोग सेल बेस्ड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो अर्थात साफ शब्द में एक चीज ध्यान रखना है कि हमारा जो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होती है वो पाइथन होती है, ध्यान रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूछता है ये क्या कंपाइलर बेस्ड है क्या? नहीं, कंपाइलर बेस्ड हमारा सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज के लिए पूछा जाए तो क्या बताएंगे? आप कहेंगे वो कंपाइलर बेस्ड है। लेकिन जब भी बात करेगा किसका, पाइथन का, तो पाइथन के लिए हम क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे कि ये इंटरप्रेटेड बेस्ड है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें थर्ड एक और था इंटरप्रेटर में, एक इंटरप्रेटर हो गया, एक कंपाइलर, एक असेंबलर था। असेंबलर के लिए ध्यान में रखिएगा, असेंबलर जो हम लोगों का आता है ये असेंबली भाषा को बदलता है। किसमें बदलता है? ये मशीनी भाषा में बदलता है। लेकिन किससे बदलता है? ये हाई लेवल नहीं, ये कह सकते हैं कि जो असेंबली भाषा, जो शॉर्ट फॉर्म रहता है, उसी का क्या कर लेता है, ट्रांसलेशन करता है। अब दोस्तों दिख रहा होगा कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमको इसको शॉर्ट में रिवीजन करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक बार ये नहीं समझ में आएगा तो आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, फिर से मैं बात करता हूँ। जो हमारे पास ट्रांसलेटर हैं वो 3 प्रकार के ट्रांसलेटर हैं, तीनों की अलग अलग अपनी टेक्निक है और उस टेक्निक का प्रयोग करके ये सब करते हैं। जो ट्रांसलेटर होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारे सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बिना ट्रांसलेटर का काम ही हमारा नहीं चलेगा। हम 0-1 में तो कोई चीज नहीं, जैसे मान लीजिए मेरा नाम प्रशांत है, तो मैं प्रशांत को क्या 0-1 में लिखूंगा? नहीं, मैं प्रशांत में PRASHANT लिखूंगा। तो जब इंग्लिश में लिखूंगा तो ध्यान रखिएगा उसे ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ेगी, और वहां पे ट्रांसलेटर के तौर पे पाइथन में कौन सा आएगा? इंटरप्रेटर आएगा, जो कि लाइन बाय लाइन चलता है। और अगर वही सी लैंग्वेज में मैं ये काम करता तो वहां पे कंपाइलर आता। वहां पे कौन सा आता? कंपाइलर आता, जो कि होल प्रोग्राम को एट अ टाइम ट्रांसलेट कर देता। क्लियर बात? नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे अब दूसरी एक सेगमेंट पे बात करते हैं कि इसका आखिर यूज क्या है। आखिर हम पाइथन करते हैं तो पाइथन का यूज क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो पाइथन में जरा देखते हैं क्या है। आपका है GUI एप्लीकेशन, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप के हम इससे क्या बना सकते हैं? एप्लीकेशन बना सकते हैं। एप्लीकेशन का मतलब जैसे आप देखते हो कि मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। पता चला कोई एप्लीकेशन मैसेज के लिए है, कोई एप्लीकेशन मान लीजिए वीडियो देखने के लिए, कोई एप्लीकेशन किसी काम, तो ये सब है। तो वैसे ये कहता है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन बनाने की सुविधा है हमारे पास, आप हमारे वाली लैंग्वेज से अर्थात पाइथन से आप क्या कर सकते हैं? आप ये सारी चीजें बना सकते हैं। क्या? GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। साथ ही में कह रहा है इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट में भी काफी सारा मदद करता है पाइथन। आगे बात किया जाए वेब पब्लिकेशन, अगर कोई भी वेब पब्लिकेशन करना हो गया, मतलब वेबसाइट से रिलेटेड या इस टाइप से कोई चीज, तो वहां पे भी पाइथन हमारे पास यूजेबल होता है। तो एक चीज समझ में आ गया, ओवरऑल पाइथन जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के काम में आता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑफिशियल कोई सॉफ्टवेयर है, ऐसे चाहे जितना चाहे वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो, सबके लिए है कि इससे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके सामने कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है।
कौन सी लैंग्वेज होती है, किस बेस्ड पे होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। तो ध्यान रखिएगा, सी लैंग्वेज भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और आपका पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट पे हमारे सामने आ जाता है, यहाँ पे नेक्स्ट पे हमारे सामने आ जाता है इजीनेस। क्या आ जाता है, इजीनेस। मतलब यहाँ पे इजीनेस का मतलब क्या होगा कि कितना आसान है। सी लैंग्वेज से अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान भाषा है। सी लैंग्वेज से अगर देखा जाए तो काफी आसान है। इसके जो कोड होते हैं, जो इसके प्रोग्रामिंग होते हैं, जो इसकी भाषा होती है, वो हमें आसानी से समझ में आती है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये इजीनेस है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा उपयोगी, ज्यादा सुटेबल है, चलने में भी ठीक है, स्मूथली चलता है, अच्छी अच्छी चीज इसमें हम लोग वर्क परफॉर्म कर पाते हैं, तो इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत ही अच्छी है। अब बात करते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें पाइथन के बारे में है। अब पाइथन कोई भी भाषा अगर होती है, कोई भी भाषा होगी, तो वो भाषा ध्यान में रखिएगा कि किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे बनाई जाती है या किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे रन की जाती है उसके कोड को। तो उस कोड को रन कराने के लिए जरा देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे या कौन से सॉफ्टवेयर पे ये काम होगा हमारा। तो अगर बात किया जाए सबसे पहला तो पाइथन की अगर बात किया जाए तो पाइथन के अंतर्गत हमारा हम ये कह रहे हैं कि इंस्टॉल कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मैं पहले ऑलरेडी बता रखा हूं कि आप क्या करेंगे। आप एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाएंगे। कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे, आप सीधा यहाँ पे पाइथन टाइप कर देंगे। क्या टाइप कर देंगे, पाइथन टाइप कर देंगे और पाइथन के लिए एक वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। उसी वेबसाइट से आप लोग इसका ऑफिशियल वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज। ये विंडोज के लिए भी है, मैक के लिए भी है और अदर लाइनेक्स वगैरह अगर यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तो वहां के लिए भी है। आप सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो डाउनलोड के लिए आ जाएगा, डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, पाइथन का इस समय सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 3.11.3 है, 3.11.3 है। ध्यान रखिएगा ये लेटेस्ट है। हो सकता है जब तक आपका एग्जाम हो तब तक ये वर्जन और चेंज हो जाए। आगे बढ़ते हैं, इसके पुराने भी कुछ वर्जन हैं, जैसे आपके सामने ये दिख रहा होगा, कह रहा है 3.11, 3.10, 3.9, 3.8, 3.7, ऐसे और भी है। देखिए पुराने, आप पुराना अगर कोई, जैसे आपके पास सिस्टम ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने, जैसे विंडोज 7 का SP1 मतलब सर्विस पैक 1 अगर आपके पास है तो उसके अंदर अगर आप कोई चीज अगर ये पाइथन डालना चाहते हैं तो उसके अंदर ये आपका लेटेस्ट वर्जन काम ही नहीं करेगा। उसके लिए हमको ये सब सारी चीजें डाउनलोड करने पड़ेंगे, अर्थात 3.10 या फिर आप ऐसे देखेंगे इसमें, आप देखिए इसको सैकड़ों ऐसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे कितना मैं इसको नीचे करता जा रहा हूँ। यहाँ पे शुरुआत में अगर देखा जाए तो हमारे पास पाइथन 2.0.1 है, सबसे पुराना में ये दिख रहा है। तो ये जो कि आया कितना है, जून 2001 में आया, मतलब 22 जून 2001 में ये चीज रिलीज किया गया। और उसके बाद देखिए दिसंबर में फिर उसका अपडेट आया, फिर यहाँ पे अपडेट आया, फिर अपडेट आया, ऐसे ऐसे करके अपडेट आते 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 2011, 2013, 15, 16, 18, फिर 20, 22, ऐसे आज देखा जाए तो हमारे पास 2023 आ गया है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कौन सा वर्जन हमारे पास सबसे लेटेस्ट है, यहाँ पे 3.11.3 है। बात क्लियर। जैसे जैसे अपडेशन हुआ है वैसे वैसे इसमें फीचर भी चेंज कर लिए गए हैं। आखिर ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पाइथन एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ओपन सोर्स, मतलब इसका जो कोड है वो कोड हमें पता चलता है, तो कोड देखने के बाद हम उसमें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके वो पाइथन को डाल सकते हैं, उसमें नई चीजों को इनोवेट कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे लगातार चेंजिंग हो रही है और चेंजिंग होने की वजह से हमारा उसमें और स्मूथली कार्य हो रहे हैं और नई नई चीजें, नए नए फीचर्स उसमें जुड़ रहे हैं। आपको कुछ कीवर्ड ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो कि पहले से थे नहीं, अभी क्या है वो चीजें आ गई, पहले नहीं था अब आ गए हैं। बात क्लियर हो रहा है। कहने का मतलब है कि पाइथन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे होंगे इसमें लेटेस्ट चीजों को जोड़ी जा रही है जो आजकल हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट पे आते हैं,
नेक्स्ट पे। तो एक बात हमको समझ में आ गया, इंस्टॉल कैसे करना, बस नेक्स्ट 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 इंस्टॉल कर हो जाएगा। वो जो डाउनलोड होगा फाइल बस उसमें नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो भी टाइम ले, विद इन 5 मिनट या 10 मिनट, जैसा आपका प्रोसेसर होगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं वर्जन। इसमें वर्जन अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन मैंने आपके अभी अभी चर्चा किया है, 3.11 पॉइंट कौन सा है, 4 है या फिर 3 है, इस टाइप में आपकी चीजें चलती रहेंगी, आगे आपका बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ पे ये तीसरा वाला वर्जन, अभी ये 3.4 अभी 3 चल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक आपका एग्जाम होने वाला रहेगा तब तक ये क्या हो जाएगा, 3.11.4 या 5 तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आइडियली की अगर बात किया जाए कि आइडियली यहाँ पे क्या है, आज के लिए मैं टास्क आपके लिए रखता हूँ, IDLE का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, आप इसको जरूर बताइएगा कि आइडियली का फुल फॉर्म क्या है। अभी आप जरा देखें इसका यूज क्या है, हम यूज कैसे करते हैं। जब भी हम पाइथन को ओपन करते हैं, जब भी पाइथन को हम ओपन करते हैं उस पर काम करने के लिए, तो हमारे पास ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पे जाते हैं अपने सर्च बॉक्स में, यहाँ पे टाइप करते हैं IDLE। जैसे आइडियली टाइप करेंगे तो यहाँ देखिए पाइथन का आइडियली आ जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको दिखाई पड़ता है पाइथन का, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो पाइथन का सॉफ्टवेयर आपके सामने आया, इस सॉफ्टवेयर में देखिए कुछ दिख रहा होगा इस टाइप से, जैसे ये आपका ये सॉफ्टवेयर आया, इस सॉफ्टवेयर में देखिए यहाँ पे कुछ लिखने के लिए आ रहा है, आप पाइथन का डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 55 और मैंने कहा +2, देखिए जैसे इंटर किया तुरंत ये कितना बता दिया, 57। हमने कहा कि नहीं 8 और मल्टीप्लाई कर दिया 6, तुरंत इसने बता दिया 48। मतलब बिल्कुल आसान है, ध्यान रखिएगा। अगर छोटे वन लाइनर प्रोग्राम करने हैं तो वन लाइनर प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास क्या है, ये देखिए सेल लिखा है, तो इसे सेल बेस्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। और अगर हमको बड़ा प्रोग्राम करना है तो फाइल में जाके हम न्यू पेज ओपन कर लेंगे और इसमें इस प्रोग्राम को हम दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी कोडिंग लिखना है उसमें लिखेंगे, लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, हम उस चीज को रन करा देंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि इसके लिए कुछ शॉर्टकट की, इसके लिए कुछ हमारे पास क्या है, शॉर्टकट की। शॉर्टकट की कौन कौन सी हैं, आप ऐसे चर्चा कर लीजिए। शॉर्टकट की आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, इस जगह पे जब हम फाइल पे जाएंगे तो देखिए शॉर्टकट की दिख रहा है, कई सारे शॉर्टकट की यहाँ पे हमारे सामने दिखेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैं अगर इसको जूम करने का प्रयास करूं, ये देख रहे होंगे आपके सामने, मैंने इस चीज को जूमिंग कर लिया है ये इस जगह पे। ये देखिए फाइल में हम जाएंगे तो फाइल में हमको कई सारे हमको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे न्यू के लिए Ctrl+N है, ओपन के लिए Ctrl+O है, और यहाँ पे मॉड्यूल ऐड करने के लिए एक Alt+M है, जरूरी नहीं है, ऊपर के दोनों ठीक है, Ctrl+N और Ctrl+O का यूज होता है। इसके बाद देखेंगे इधर लास्ट में सेव का जरूरत पड़ती है, Ctrl+S से सेव होता है, और सेव एज की जरूरत पड़ती है, Ctrl+Shift+S होता है। क्या होता है, Ctrl+Shift+S होता है। और लास्ट में आइडियली को बंद करने के लिए कंट्रोल के साथ Q प्रेस करना पड़ता है। क्या प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल के साथ Q प्रेस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। दोस्तों इस चीज को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अक्सर मैच करता है, अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो न्यू फाइल हो गया या ओपन हो गया या फिर हमारे पास सेव हो गया या सेव एज हो गया या क्वाइट हो गया, इन सब की शॉर्टकट की आपको रटा होना चाहिए। कैसे होगा, आप 1-2 बार लिख लेंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कोई चीज अगर आपने लिख दिया, लिखने के बाद लग रहा है कि नहीं उसको हमको बैक कर देना चाहिए, तो हम Ctrl+Z करके उसको अंडू कर लेते हैं, जिससे कि वो एक स्टेप पीछे चला जाता है। और अगर एक स्टेप आगे जाना है तो एक स्टेप आगे के लिए रीडो हमारे पास है, Ctrl+Shift+Z ये प्रेस कर देते हैं, Ctrl+Shift+Z करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो चीज पीछे गई है वही चीज पुनः आगे होकर रिपीट हो जाती है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट ऑल सबको पता है, Ctrl+A होता है, कट का सबको पता है, Ctrl+X होता है। इसी क्रम में अगर देखा जाए कॉपी का Ctrl+C और पेस्ट का Ctrl+V होता है। दोस्तों आप इस चीज को क्या कर लेंगे, अपने कॉपी पे लिख लेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो इस पे काम करने में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे सेल है, देखिए सेल में भी कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत ज्यादा
नहीं दिमाग लगाना है, बस ध्यान रखना है कि जब हम लोगों को कोई चीज के लिए अगर कोई चीज ओपन करते हैं तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जैसे यहाँ पे ओपन हमने न्यू फाइल कर लिया है, न्यू फाइल में ये नए नए ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं कुछ, जैसे एक होता है हमारे पास रन, एक होता है क्या, रन नाम का होता है, जिसमें आपसे शॉर्टकट की अक्सर पूछा जाता है। तो रन करने के लिए F5 प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करते हैं, F5, ध्यान रखिएगा, उससे क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इसको हमने थोड़ा सा अब हम छोटा कर लेते, स्मॉल कर लेते। अच्छा, अगर इस टाइप से अगर आपको इसको जूम करना है अपने विंडोज पे, अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पे जूमिंग करने के लिए लिखने वाला तो हम बड़ा छोटा कर लेते हैं, लेकिन ऊपर जो ये फाइल और जो ये एडिट, ये फॉर्मेट, ये सब सारी चीजें रहती हैं, ये नहीं जूम हो पाती हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं, हम विंडोज बटन प्रेस करते हैं, ये विंडोज बटन, और विंडोज के साथ ये प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे, देखिए बड़ा होना शुरू हो गया, ठीक है। और अगर ये माइनस वाला बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि विंडोज के साथ आपको क्या प्रेस करना है, प्लस वाली बटन प्रेस करेंगे तो जूम होगा, जूम इन होगा, अगर माइनस वाली बटन प्रेस करेंगे तो जूम आउट होगा। कंट्रोल सॉरी, ये विंडोज के साथ आपको प्रेस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, और ये बात हमको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीज इसमें और बचा है, इसमें आता है कि इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत एक दो लाइन आपकी काम की चीज है, इसको भी देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है, कहता है यहाँ पे ये ग्यूडो छूट गया है, मैं लिख देता हूँ, ग्यूडो वान रसम, ग्यूडो वान रसम द्वारा ये क्या किया गया है, ये विकसित किया गया, क्या, पाइथन विकसित किया है। और अगर देखा जाए कि फर्स्ट रिलीज डेट अब इसकी कितनी है, 1991, मतलब 1991 में ये पहली बार क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। किसने इंट्रोड्यूस किया, ग्यूडो वान रसम ने, ठीक है। कह रहा है इससे क्या डेवलप कर सकते हैं, तो अगर देखा जाए तो इससे डेवलपिंग के तौर पे कई चीजें हैं, जैसे डेस्कटॉप के लिए GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट में एंड वेब पब्लिशिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, या वेब एप्लीकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि जनरल पर्पज लैंग्वेज है, जो कि मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आसान से समझ में आती है, क्योंकि ये जैसा हम आम बोलचाल में मैथमेटिकल या ये सारी चीजें पढ़ते हैं वैसे लगभग ये भी है, इस वजह से ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कहता है कि पाइथन इज वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज, मतलब ये अगर देखा जाए कि बहुत ही तेजी से इसमें विकास हो रहा है और इसमें चेंजिंग हो रही है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए इजीनेस है और रिलायबिलिटी है, मतलब ये आपका अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ही आसानी से आप कार्य करते हैं, इस वजह से इसको प्रयोग करते हैं। साथ साथ इसमें अस्थायित्व तो ज्यादा है, एक प्रकार से इसमें नमपाई, इसके मॉड्यूल्स, इसके और भी कई सारे जैसे पांडा जैसे फीचर दे दिए गए हैं, जिसकी मदद से इसमें हम आसानी से न्यूमेरिकल पाइथन को भी ऐड कर लिए हैं, अर्थात हम न्यूमेरिकल चीजें, मैथमेटिकल चीजें, वो सब भी आसानी से हम यहाँ पे परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अभी मैंने बताया सी लैंग्वेज भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और अगर देखा जाए तो ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। क्या है दोस्तों, आज से मैं इस टाइप से आपको बहुत ही फास्ट इसको एक क्रैश कोर्स जैसा, क्योंकि इसमें ऐसे मैं सेगमेंट आपकी देख रहे होंगे, 3-4 दिन से क्लासेस बंद थी, मैं केवल इन्हीं पे काम कर रहा था, आप सबके लिए MCQ तैयार कर रहा था, जिससे कि MCQ के थ्रू जब आएगा, जैसे ये 3-4 टॉपिक मेरा कंप्लीट होगा, उसके बाद तुरंत मैं आपको क्या कराऊंगा, MCQ कराऊंगा, क्योंकि वो MCQ में लगभग मेरा तैयार हो गया है। तो इस टाइप से कई सारे MCQ मैं आपके सामने लेके आऊंगा, जिससे कि आपको पेपर में बहुत ही मदद मिलने वाली है। कहने का मतलब है, जैसे पिछली बार या इसके 2 बार से जब से एग्जाम हो रहा है, या इसके पहले भी कई सारे जब हम लोग थ्योरी बेस्ड से एग्जाम का जो हम लोग गेस्ट पेपर निकालते थे, उससे लगभग 95% तक क्वेश्चंस मैच कर जाते थे। तो वही हाल है कि इस बार भी ऐसा होना है। ये मान के चलिएगा कि आप अगर वो जो मैं MCQ आपको बना के दे रहा हूँ, टॉपिक वाइज भी और मिक्स वाले भी, अगर वो आप इतना केवल तैयार कर लिए हैं, तब भी ध्यान में रखिएगा आप 70 से 90 नंबर के बीच में रहेंगे, जो कि एक अच्छे ग्रेड से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इसमें इतना रखते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।